हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज इस वीडियो में हमें डिस्कशन करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो आप सब लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 11 में भी पोटेंशियल एनर्जी पे बहुत सारा काम किया। तो सबसे पहले तो हम ये एक बार रिकॉल करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। आप सबको पता होगा कि किसी सिस्टम को बनाने में या किसी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने में उस सिस्टम के साथ जो एनर्जी एसोसिएट होती है दैट इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। एक बार मैं आपको क्लास 11th में ले जाना चाहूँगा कि वहाँ हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे चर्चा की डिटेल में। तो करते क्या थे बच्चों कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे प्लेस्ड है या कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है, तो जाहिर सी बात है जब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में होगा तो वो अर्थ से इंटरेक्ट होगा। अर्थ से इंटरेक्ट इन द सेंस अर्थ उस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा या वो ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको आप mg बोलते हो। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि इस ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से h हाइट पे ले जाना है, मीन्स इस सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है बच्चों आपको। तो ऐसा करने में इस सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने में इस सिस्टम के साथ जो एनर्जी एसोसिएट हुई दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आए बच्चों। एक और नज़रिए से अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करें, एक और नज़रिए से अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को देखें तो आप सबको पता होगा कि किसी सिस्टम को बनाने में या किसी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने में एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वर्क डन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसा करने में, सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क डन किया बच्चों, वही वर्क डन उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ये सबको पता होगा। बात समझ में आई। तो अगर आप कोई सिस्टम बना रहे हो, सपोज हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम बनाया जिसमें दो स्टैटिक चार्ज Q1 और Q2 r डिस्टेंस पे प्लेस्ड किया, तो जाहिर सी बात है बच्चों, जब Q1 और Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पे होगा या Q1 Q2 एक दूसरे के इंटरेक्शन में होगा या आपस के इंटरेक्शन की वजह से इस सिस्टम में बच्चों जो एनर्जी एसोसिएट होगी दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। भाई आप सबको पता होगा कि कोई भी स्टैटिक चार्ज अपने चारों तरफ अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई अन्य चार्ज आता है, कोई अदर चार्ज आता है बच्चों, तो वो चार्ज उस चार्ज के साथ इंटरेक्ट होता है। सपोज इस Q1 के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक अदर चार्ज Q2 को आप मिला है, तो ये Q2 जो है उस Q1 के साथ क्या होगा, इंटरेक्ट होगा, या ये जो Q2 है उस फील्ड में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो बच्चों इस इंटरेक्शन के कारण जो इसमें एनर्जी एसोसिएट हुई, इस सिस्टम में जो एनर्जी स्टोर हुई दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल इसी की तरह है बच्चों, कुछ नया नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी की तरह है। बात समझ में। तो दो चार्ज अगर r डिस्टेंस में हैं, एक दूसरे के इंटरेक्शन में है, एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में है, तो उन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से जो इस सिस्टम में एनर्जी स्टोर होगी, उस सिस्टम में जो एनर्जी एसोसिएट होगी दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में बच्चों। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। अब ऐसा करने में, या पहले सिस्टम कुछ और था और आपने एक उस सिस्टम में चेंजिंग कर दिया, आपने एक नया सिस्टम बनाया जिसमें Q1 Q2 r डिस्टेंस पे है, तो ऐसा करने में एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जो वर्क डन करना पड़ा बच्चों, वही वर्क डन इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। मीन्स अगर आपको इस सिस्टम की
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो ऐसा करने में एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क डन किया अगर उसको आप फाइंड आउट कर लो बच्चों तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। बात समझ में आई? एक बार मैं फिर से आपको यहाँ ले जा रहा हूँ। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मैंने एग्जांपल उठाया है, ये जो मैंने एनालॉजी लिया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, उसकी मदद से मैं आपको इसको समझाऊंगा कि कैसे आप पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो बच्चों यहाँ देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है, मीन्स अर्थ के इंटरेक्शन में है, मीन्स अर्थ उस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा mg अगर वो उसके फील्ड में है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पे ले जाना है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को सपोज h हाइट पे ले जाना है, तो जाहिर सी बात है एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी या एक्सटर्नल एजेंट के वर्कडन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो जो वर्कडन होगा बच्चों, वही वर्कडन अगर हम कैलकुलेट कर लें तो इस सिस्टम को चेंज करने में जो एनर्जी एसोसिएट होगी या जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ गए? तो इसको मैं ज़रा एक बार रिकॉल कराना चाहूँगा बच्चों। तो यहाँ देखिए, अर्थ ने इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स अप्लाई किया, mg डाउनवर्ड। अब इसको हाइट पे ले जाना है तो जाहिर सी बात है कि एक्सटर्नल एजेंट को इस फोर्स के अगेंस्ट एटलीस्ट mg फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल एजेंट ने mg फोर्स अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट हुआ h। तो वर्कडन कितना हो गया बच्चों? आप सबको पता है कि वर्कडन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड एक्सटर्नल एजेंट, सॉरी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या है? जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों के बीच का एंगल। बात समझ में? तो बच्चों देखो, फोर्स लगा mg ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट h हुआ ऊपर की तरफ, तो दोनों के बीच एंगल कितना है? 0 है। तो यहाँ हमने ये सारी वैल्यू पुट की, mg डिस्प्लेसमेंट h पुट किया, थीटा 0 पुट किया। यहाँ बच्चों हमने पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया mg h। अब सबको पता है बच्चों, आप लोग ये जानते होंगे और मैंने ये चीज़ डिटेल में बताया भी था कि कभी भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती है, हमेशा हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो ये जो आपने निकाला, ये एक्चुअल में आपने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला। जब सिस्टम ऐसा था और ऐसा के बाद आपने ऐसा कर दिया सिस्टम, तो जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग आई वो आपने कैलकुलेट किया बच्चों mg, ठीक है। तो अगर आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी वो आपको बताना पड़ेगा। तो जो इनिशियल में पोटेंशियल एनर्जी थी बच्चों, उसको पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे या इस सिस्टम में जो पोटेंशियल एनर्जी आई है वो आप बता पाओगे, उसको आप डिफाइन कर पाओगे। तो आप क्या कहते हो कि ग्राउंड पे हम एज्यूम करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे था तो उस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। ये आप एज्यूम करते हो, जिसको आप रेफरेंस लेवल बोलते हो या रेफरेंस पॉइंट बोलते हो। तो आपने जो रेफरेंस पॉइंट है उसको डिफाइन किया कि रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि आप ये ऑलरेडी कर रखे हो। आप एक बार क्लास 11 का नोट्स पलट के देखना तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो बच्चों, आप किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तभी डिफाइन कर पाओगे जब रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करोगे, क्योंकि जो हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में कैलकुलेट करते हैं। बात समझ में आई? तो एग्जैक्ट बच्चों यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई करेंगे, सेम चीज़ें, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आइए हम कैलकुलेट करते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। तो सपोज किया हमने कि Q1 यहाँ पे कोई एक चार्ज है, उस चार्ज से R1 डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज है Q2 जो कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, जब Q2 Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में होगा तो इसके साथ इंटरेक्ट होगा या Q2 जो है इस Q1 के कारण एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, जिसको आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चों अट्रैक्शन है कि रिपल्सन है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है अभी, उस पर आपको अभी चिंता नहीं करनी है। अब हमने किया क्या बच्चों, इस Q2 को जब डिस्टेंस R1 था वहाँ से इस Q2 को हमने डिस्प्लेस किया और उस Q2 का जो Q1 से डिस्टेंस है उसको हमने ऑटो कर दिया। बात समझ में आई? मीन्स Q2 को हमने पोजीशन 1 से पोजीशन 2 की तरफ डिस्प्लेस किया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हमें फोर्स जो एक्सटर्नल एजेंट है उसको फोर्स इधर अप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चों ऐसा करने में जो वर्कडन करना पड़ा है उसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हम इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से ज़रा देखिए, तो जब आप इधर की तरफ एक्सटर्नल एजेंट जब इधर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा बच्चों, तो एटलीस्ट कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जितना Q1 इस Q2 पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है बच्चों, उतना एटलीस्ट फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अर्थ जो है इस ऑब्जेक्ट पे mg फोर्स लगा रहा था, तो एटलीस्ट mg फोर्स लगाना पड़ेगा ना इसको डिस्प्लेस करने के लिए। तो ये जो Q1 है इस Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा है, जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हो, तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सपोज Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस R है, आपने एज्यूम कर लिया कि R डिस्टेंस पे है, तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। अब बच्चों इस Q2 को डिस्प्लेस करना है तो एटलीस्ट हमको फोर्स K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर तो अप्लाई करना पड़ेगा। और एक बात का ध्यान होना चाहिए आपको कि ये जो Q2 है उस Q2 को आप डिस्प्लेस कर रहे हो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज। आप जो Q2 को डिस्प्लेस कर रहे हो बच्चों, उन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है उसके अलोंग आप डिस्प्लेस कर रहे हो। बात समझ में आई? इस बात का ध्यान होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा इतना, तो एक्सटर्नल एजेंट को ऐसा करने में जो फोर्स एटलीस्ट लगाना पड़ेगा वो इतना तो लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ देखिए मैंने F एक्सटर्नल लिख दिया K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब हमें ये तो पता चल गया कि जो एक्सटर्नल एजेंट है उसको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ये पता चल गया। ठीक है, अब हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ बच्चों एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये जो फोर्स है, जब आप Q2 को पोजीशन 1 से 2 पे जब ले जा रहे हो तो दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डिस्टेंस के साथ क्या होगा बच्चों, चेंज होगा। आप देखिए जब आप डिस्टेंस आप चेंज करोगे तो दोनों के बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी चेंज होगा। यानी कि जो एक्सटर्नल एजेंट फोर्स अप्लाई कर रहा है बच्चों, वो फोर्स वेरिएबल फोर्स है विद द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज। जो एक्सटर्नल एजेंट फोर्स अप्लाई कर रहा है वो डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो बच्चों वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालने का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है एज कंपेयर टू दिस कॉन्सेप्ट। भाई यहाँ जो फोर्स था उसकी वैल्यू क्या थी, mg थी, और ये फोर्स बच्चों डिस्टेंस के साथ इंडिपेंडेंट है। ये फोर्स कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड अर्थ सरफेस। तो आपने सीधे सीधे Fs cos थीटा अप्लाई कर दिया। लेकिन यहाँ जो सीन है, यहाँ जो सिनारियो है वो थोड़ा अलग है। यहाँ जो फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स नहीं है, इसलिए आप डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते बच्चों। अब ज़रा एक बार यही वीडियो पॉज करके और क्लास 11 के वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर का नोट से आप एक बार फिर से पढ़िए और वहाँ से आप एक बार रिकॉल कीजिए, एक बार उसको पढ़िए कि वेरिएबल फोर्स का वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करते थे। ठीक है बच्चों, तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करते थे, तो आपको याद होगा या आपने पढ़ लिया होगा कि पहले हम उस फोर्स का वर्क डन वेरी स्मॉल डिस्टेंस के लिए कैलकुलेट करते थे, क्योंकि वेरी स्मॉल डिस्टेंस के लिए, बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए बच्चों वो जो वेरिएबल फोर्स होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम करते क्या थे,
कि सपोज किसी डिस्प्लेसमेंट x पे, या जब Q1 Q2 से Q2 Q1 से जब x डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पे था तो फोर्स कितना अप्लाई हो रहा था वो हम निकाल लें। कितना फोर्स अप्लाई हो रहा था भाई, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। अब ये जो फोर्स है, इस फोर्स ने वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया dx, तो बच्चों इस वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए ये वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इस वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए सबसे पहले हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, और वो हम डिफाइन करते हैं dw से, वो हम डिनोट करते हैं dw से, एंड dw इज गिवन बाई f डॉट dx। बात समझ में आ रही बच्चों, f डॉट dx, तो f जो है वो ये फोर्स हो गया और dx डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक, तो सपोज आपने वर्क डन यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको कैलकुलेट करवाऊंगा कि इस कॉन्सेप्ट से कैसे इस सिस्टम का वर्क डन कैलकुलेट करोगे। यहाँ जो सीन है, यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है, यहाँ जो ये Q2 का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 1 से 2, उसको आप इस कॉन्सेप्ट से कैसे करोगे। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए ये जो वर्क डन निकालने का कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग है। बात समझ में बच्चों, तो सपोज आपने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। अब जब आपने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया तो जाहिर सी बात है कि वो वर्क डन बताएगा, जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क डन किया वो क्या बताएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो बच्चों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, और यहाँ हो क्या रहा है, ये Q2 चार्ज जो है वो पोजीशन 1 से पोजीशन 2 की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग चार्ज फ्रॉम पोजीशन 1 to 2। ठीक है, अब बच्चों ये जो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स है ये किसके अगेंस्ट है, इन दोनों के बीच जो इंटरैक्टिव फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच जो इंटरैक्शन हो रहा है, इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उस फोर्स के अगेंस्ट है। तो यानी कि इसका जो वर्क डन होगा बच्चों, वो वर्क डन होगा इन दोनों के बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उस फोर्स के वर्क डन के इक्वल होगा, बट साइन में निगेटिव होगा। बात समझ रहे हैं, ये जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा 1 से 2 में, वही वर्क डन करेगा इन दोनों के बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बट साइन में बच्चों क्या होगा, अपोजिट होगा। जैसे एक बार मैं फिर से आपको यहाँ ले जाना चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे जो फोर्स है, एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स है, उसने वर्क डन कितना किया, mgh। अब ये जो एक्सटर्नल एजेंट है ये किसके अगेंस्ट वर्क किया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। तो बच्चों जिस फोर्स के अगेंस्ट इसने काम किया, जिस फोर्स के अगेंस्ट इसने वर्क डन किया, उसकी वैल्यू आई mgh। तो सॉरी, जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क डन किया वो कितना आया, mgh। अब किस फोर्स के अगेंस्ट काम किया, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस mgh। मैग्नीट्यूड में तो इसके इक्वल होगा, इसके वर्क डन के मैग्नीट्यूड में क्या होगा, इसका वर्क डन इक्वल होगा, बट साइन में अपोजिट होगा। बात समझ में, भाई ये फोर्स लगा रहा है ऊपर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, और ये वाला फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला वर्क डन, इस फोर्स का जो वर्क डन है वो निगेटिव आएगा और इसके इक्वल आएगा, क्योंकि फोर्स तो लग रहा है उतना ही और डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही हो रहा है। बात समझ में बच्चों, तो यहाँ भी एग्जैक्ट वही चीज़ होगी कि ये जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन है वही एग्जैक्ट वर्क डन जो है किसका आएगा, जिसके अगेंस्ट ये काम कर रहा है, बट साइन में अपोजिट आएगा। तो ये एक्सटर्नल एजेंट जो है किसके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। तो क्या इसका वर्क डन, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन के बराबर आएगा, बिल्कुल बराबर आएगा, लेकिन साइन में बच्चों क्या आएगा, अपोजिट आएगा। मीन्स आप ये लिख सकते हो कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बात समझ में बच्चों, ये आप क्लास 11th में इस तरह की चीज़ें आप कर चुके हो कि जिसके अगेंस्ट में वर्क डन होता है उसका वर्क डन
और एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन मैग्नीट्यूड में सेम आता है बट साइन में अपोजिट आता है बच्चों। तो यहाँ एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन अगर पॉजिटिव आया है तो एग्जैक्ट वही वर्क डन बच्चों जिसके अगेंस्ट ये काम कर रहा है उसी के इक्वल आएगा बट साइन में अपोजिट आएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग चार्ज फ्रॉम Q1 फ्रॉम पोजीशन 1 to 2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मूविंग चार्ज Q2 फ्रॉम पोजीशन 1 to 2। बात समझ में बच्चों? तो आई होप दैट ये चीज़ आपको समझ में आ गया। किताबों में ये चीज़ लिखा होता है और बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया और आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये जो रिलेशन है पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन का, ये रिलेशन होल्ड करता है, मीन्स ये रिलेशन एप्लीकेबल होता है फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये हर फोर्स के लिए रिलेशन ये एप्लीकेबल नहीं होता है, ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होता है। और यहाँ जो बच्चों हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं वो किसका वर्क डन हम कैलकुलेट कर रहे हैं या किसके अगेंस्ट में फोर्स का वर्क डन हम कैलकुलेट कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। और आप सबको पता होगा, पिछले वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स। बात समझ में? इट मीन्स फॉर अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिस रिलेशन इज एप्लीकेबल। ठीक है, आप सबको पता होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो उसके लिए भी ये रिलेशन वैलिड होता है। इसीलिए मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ही एनालॉजी लिया, ग्रेविटेशनल एनर्जी का ही कॉन्सेप्ट उठाया ताकि मैं उससे इसको रिलेट करके आपको चीज़ों को समझा सकूँ। बात समझ में? तो बच्चों ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वैलिड होता है और यहाँ जो भी हम वर्क डन में कैलकुलेट कर रहे हैं वो कंजर्वेटिव कर रहे हैं। इट मीन्स यहाँ ये वाला रिलेशन एप्लीकेबल होगा। बात समझ में बच्चों? तो अब तक हमने ये तय कर लिया कि भाई हमें निकालना कैसे है। बात समझ रहे हैं ना आप? कैसे हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, इतना बात तो हम सीख लिए बच्चों। तो मेन है हमें वर्क डन निकालना। तो आइए निकालते हैं वर्क डन। तो यहाँ देखिए, सपोज किया हमने कि जो Q2 है वो Q1 से x डिस्टेंस पे है, ठीक है, और x डिस्टेंस पे जब है तो दोनों के बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर है। और फॉर अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx वर्क डन क्या होगा भाई? dw, उसकी वैल्यू क्या होगी? F डॉट dx। तो वर्क डन हम किसका निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। और बच्चों यहाँ जो हमने चार्ज लिया है दोनों पॉजिटिव लिया है, ठीक है। अब दो पॉजिटिव चार्ज के बीच जो इंटरेक्शन होता है या दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है वो रिपल्सिव फोर्स होता है। मीन्स ये जो Q2 है वो Q1 के कारण रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा और इसका डायरेक्शन होगा इधर, और हम डिस्प्लेसमेंट भी इधर दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और dx के बीच जो एंगल होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। इसलिए मैंने यहाँ थीटा की जगह क्या किया? जीरो किया। ये देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटू dx cos 0 डिग्री। अब F इलेक्ट्रोस्टैटिक की वैल्यू रखा मैंने, dx रखा, तो ये बच्चों आ गया dw। अब हमें टोटल वर्क डन निकालना है बाई द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मूविंग चार्ज Q2 फ्रॉम पोजीशन 1 to 2। तो हमें इस dw को इंटीग्रेट करना पड़ेगा बच्चों फ्रॉम R1 to R2। बात समझ में बच्चों? तो यहाँ देखिए मैंने dw की वैल्यू पुट की और K Q1 Q2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/x, फिर ये लिमिट पुट कर दिया तो K Q1 Q2 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2 आ गया। बात समझ में बच्चों? अब फिर इस रिलेशन का इस्तेमाल किया, डेल्टा U मीन्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो डेल्टा U मीन्स क्या हुआ? U फाइनल माइनस U इनिशियल, और वर्क डन आया K Q1 Q2 1/R1 माइनस 1/R2 रख दिया यहाँ पे, ये माइनस हो गया। अब बच्चों जब ये माइनस यहाँ पे जब आप ले जाओगे तो U इनिशियल माइनस U फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने लिख दिया U इनिशियल माइनस U फाइनल, ये हो गया K Q1 Q2 बाई ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है बच्चों। अब जब इनिशियल U इनिशियल का मतलब क्या हुआ? जब ये Q2 Q1 से
R1 डिस्टेंस पे था, मीन्स पोजीशन 1 पे पोटेंशियल एनर्जी, तो जिसको मैं UR1 लिख रहा हूँ। और जब 2 पे गया तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैं UR2 लिख रहा हूँ। तो चेंजिंग बच्चों कितना हो गया, UR2 माइनस UR1, और जब माइनस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, UR1 माइनस UR2। तो यहाँ पे वही किया मैंने, इनिशियल रखा UR1, फाइनल रखा UR2। बात समझ में आई? तो ये आ गया बच्चों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की। आपने ऐसा किया, क्या किया, R1 से R2 डिस्प्लेस किया Q2 को, तो इस सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में कितनी चेंजिंग आई उसको आपने कैलकुलेट कर लिया बच्चों। ठीक है, तो जब ये चार्ज R1 पे था बच्चों, तो इस सिस्टम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसको आपको डिफाइन करने के लिए आपको पोजीशन R2 का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना पड़ेगा। बात समझ रहे ना? तो सपोज बच्चों आपने Q2 को R1 से इनफाइनाइट तक ले गए। R1 से इनफाइनाइट लेने का मतलब R2 की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, इनफाइनाइट हो गई। ठीक है, R2 की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, इनफाइनाइट हो गई। और आपने इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको आपने क्या मान लिया, 0 मान लिया। बात समझ रहे हैं? मीन्स आपने ये जो डिफाइन किया आपने इसको आप क्या बोलोगे, रेफरेंस लेवल या रेफरेंस पॉइंट। मैं आपको यहाँ भी बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए पहले हमें रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ जो रेफरेंस पॉइंट है वो डिफाइन किया कि R2 जो है वो इन्फिनिटी पे है और वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों, 0 है। अब ये वैल्यू जो आप इसमें पुट करो तो UR1 की वैल्यू आ गई KQ1Q2/R1। अब R1 को हमने R मान लिया, तो UR की वैल्यू क्या हुई बच्चों, KQ1Q2/R। मीन्स अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम जिसमें 2 चार्ज Q1 Q2 R डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं, तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, दैट इज UR इज इक्वल टू KQ1Q2/R। और बच्चों ये तभी डिफाइन है जब इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों, 0 होगी। बात समझ रहे हैं ना? ये तभी डिफाइन है जब रेफरेंस पॉइंट डिफाइन है, और रेफरेंस पॉइंट को आपने डिफाइन कर दिया है। ठीक है ना? मीन्स इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी जब इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मीन्स जब Q2 इनफाइनाइट पे था, मीन्स Q1 के रीजन में नहीं था, Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में नहीं था, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी बच्चों, 0 थी। तब ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी KQ1Q2/R होगी। इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट और बातें कि आप सब लोग जानते हो कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी बच्चों क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। मीन्स इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है और 0 भी आ सकती है। बात समझ रहे हैं ना भाई? अभी हम 2 चार्ज के एक ऐसा सिस्टम लिया है जिसमें सिर्फ 2 चार्ज है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम लूँगा जिसमें मोर देन 2 चार्ज होगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है ना? तो वहाँ आप देखोगे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है बच्चों। दूसरी बात ये कि जब भी आप इस एक्सप्रेशन को यूज करोगे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने में, ठीक है, चाहे वो 2 चार्ज के लिए हो चाहे वो मोर देन 2 चार्ज हो, तो इस एक्सप्रेशन को यूज करने में आपको एक बात का विशेष ध्यान देना होगा कि Q1 Q2 को आप साइन के साथ रखोगे इस एक्सप्रेशन में। बात समझ रहे हैं ना? यहाँ जो Q1 Q2 था वो पॉजिटिव था, तो मैंने +Q1 +Q2 यूज किया। सपोज इसमें से एक निगेटिव है, मान लीजिए Q2 निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, KQ1 और Q2 जो हो जाएगा वो -Q2 हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि इन दिस एक्सप्रेशन Q1 एंड Q2 शुड बी टेकन विद साइन। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और इस पूरे प्रोसीजर को आपको फील करना पड़ेगा कि ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया। बात समझ रहे हैं ना? कैसे मैंने वर्क डन से पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट किया और क्यों वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी निकालने में इस्तेमाल होता है। ये बच्चों अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम
चाहे वो कॉन्सेप्चुअल हो, चाहे वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई, इसकी फीलिंग आपको आ गई। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका।